हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रेमानियन स्पेस टेंसर मैट्रिक में नया टॉपिक लेके आया हूं। और इस टॉपिक में आज आपको मैं बताऊंगा काफी छोटी छोटी बातें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लेंथ ऑफ कर्व, एसोसिएटिव वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये सभी टेंसर के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे और ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हीं पर बेस्ड फिर क्वेश्चन आगे आएंगे और छोटी सी मिस्टेक होने पर फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। और मैंने देखा यूट्यूब पर ये टॉपिक था ही नहीं, इसलिए मुझे आपके लिए ये देना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात और बताता हूं मेरे बच्चों, मैं 90% दे रहा हूं आपके लिए। 95%, 90% कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया, उसको भले छोड़ दूं और जिसका यूज भी नहीं हो रहा चैप्टर में ज्यादा, वरना मैं हर थ्योरम, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप ही बताइए कि अगर मैं सारी वीडियो मेंबर्स के लिए, वो व्यूवर्स के लिए दे दूं फ्री में, तो मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी मेरे बच्चों। यहां मुझ पर कौन पढ़ेगा ट्यूशन फिर? इसलिए मैंने ये तय किया है कि आपको फुल मिले। 50% जो मेरी वीडियो है वो मेंबर्स के लिए जाए, 50% मेरी मेंबर्स और व्यूवर्स दोनों के लिए जाए। तब भी मैं इन जितने भी यूट्यूबर हैं, ये कोई 4 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो, इससे ज्यादा नहीं देते। टोटल बुक में 15-20 वीडियो देंगे, उससे कोई तुम्हारा भला हो रहा है? और मैं दूंगा 70-80 वीडियो आपके लिए, मतलब पूरा पेपर मैं आपके लिए दे दूंगा। और उसकी नाम मात्र फीस है, इतनी फीस है कि अगर मेरी फीस में आप चारों किताब देखेंगे, क्योंकि उसमें एक बार मेंबरशिप लेने के बाद ये नहीं है कि बार बार लो, चारों बुक आपकी हो जाएंगी। और उस फीस की कीमत इतनी है कि जितने की ये टेंसर एनालिसिस की बुक आप बुक सेलर से खरीदेंगे ना, उतनी फीस में मैं चारों किताब करा रहा हूं आपको। तो मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा मेरे बच्चों कि मैं जब आपको 90% दे रहा हूं तो कुछ थोड़ा सा मेरा हक बनता है। मेरा कोई ये तो है नहीं कि आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से फुल सिलेबस मिलेगा। मैंने कोई ऐप नहीं किया, यूट्यूब पर ही मैंने 50% या 40% वीडियो पर मेंबरशिप लगा दी है, जिससे थोड़ी सी दक्षिणा आप मुझे दें तो मेरा भी परिवार है, मेरा खर्चा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व, हम इसमें एक वी एन स्पेस बनाएंगे क्योंकि यह टेंसर एनालिसिस है। तो वी एन स्पेस मैंने यहां बना लिया। मान लीजिए ये एक स्पेस है वी एन, यहां मैंने वी एन लिख दिया। जब मुझे कोई कर्व बनानी होगी उसी की तो लेंथ निकालूंगा। तो यहां मैंने एक कर्व बना दी, ये पी पॉइंट, पैरामीटर यहां मैंने कह दिया टी नॉट, क्योंकि कोई भी कर्व होगी तो उसके पैरामीटर जरूर होंगे। यहां मैंने क्यू, और ये पैरामीटर टी वन, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने एस कह दी। अब इस कर्व पर हम दो कोई एनबीडी पॉइंट बनाएंगे, नेबरहुड पॉइंट, जो पास पास ही होंगे थोड़ी सी दूरी पर। तो यहां मैंने पॉइंट ले लिया P1, इसके कोऑर्डिनेट है xi। यहां मैंने पॉइंट ले लिया P2, ये P1, तो यहां xi प्लस dxi, xi प्लस dxi। अब ये P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस टेंसर एनालिसिस में हम ds से डिनोटेड करेंगे। किससे? ds से। तो ये ds है। तब ds का स्क्वायर क्या होता है हम यहां देख चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो डिस्टेंस निकलती है ये होती है GIJ dxi dxj, ये दोनों के बीच की दूरी है। अब इसको मुझे s बनाना है, लेंथ ऑफ द कर्व। तो s हम कैसे निकालेंगे? आइए, ds इक्वल क्या हो गया, दोनों ओर का आप अंडर रूट कर दीजिए, GIJ dxi dxj। कोई परेशानी नहीं। इधर पूरे में dt की डिवाइड करें। आप यहां dt करेंगे तो अंडर रूट के अंदर dt का वो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके नीचे भी dt लिख देंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे। इतना तो जानते हैं। चलिए, तो ds अपॉन dt, यहां अंडर रूट के अंदर GIJ dxi अपॉन dt और dxj अपॉन dt। यहां तक कोई परेशानी नहीं। दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ds अपॉन dt का, किसके रेस्पेक्ट? dt के। तो यहां भी करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट के अंदर GIJ dxi अपॉन dt dxj अपॉन dt इंटू dt। पैरामीटर की जो दे रखा है इसने, कहां से? टी नोट से लेकर T1 तक। तो मैं यहां लिखे देता हूं टी नोट से लेकर T1, टी नोट से लेकर T1। कोई परेशानी नहीं है। अब यहां समझना है, देखिए इस dt से तो ये dt कट जाएगा, ये ds है।
लेकिन ds की लिमिट जो दे रखी है वो कहां तक है, t नॉट से लेकर t1, और t नॉट से लेकर t1 लिमिट है तो दूरी कितनी कह रहा है, पूरी s। इसका मतलब इसकी वैल्यू s हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। टी नोट से T1 दे रखा है, टी नोट से T1, और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, S, तो इसका मान S हो गया। टी नॉट है ये, टी नॉट से लेकर T1 अंडर रूट के अंदर GIJ dxi अपॉन dt dxj अपॉन dt बाहर dt, ये है आपकी लेंथ ऑफ द कर्व। क्लियर हो गया ना मेरे बच्चों। आइए अब हम आपको बताते हैं मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ ए वेक्टर। लेंथ का मतलब यही होगी डिस्टेंस, बस इसका मैग्नीट्यूड बनाना है। आइए, मैग्नीट्यूड या लेंथ बोल दो ऑफ ए वेक्टर। हम यहां देखेंगे कि जो वेक्टर हमने आपको पढ़ाया है इसमें दो पढ़ाए हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। क्लियर। आइए, तो यहां मैंने इसमें आपको पढ़ाया था कॉन्ट्रावेरिएंट, और जब कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ाया था तो उसे हम उसका जो इंडेक्स था ऊपर लिखते थे, जैसे मैंने कह दिया ui, तो इसकी जो लेंथ निकलेगी ui, तो इसकी जो लेंथ निकलेगी वो यही लेंथ निकलेगी। अगर दोनों ओर का वर्क कर दिया जाए तो यही बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड बनता वो मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं यू स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ही बना दीजिए, वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। GIJ UIUJ, आप दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ऐसा बुक में लिखा हुआ होगा। दूसरा था कोवेरिएंट, तो कोवेरिएंट कोवेरिएंट में हम डिनोटेड करते हैं इंडेक्स को नीचे, तो मैं यहां v लिखे देता हूं और यहां लिखे देता हूं i, ऐसे। बात एक ही है, ये कोवेरिएंट है तो इंडेक्स नीचे आ गया, और कंट्रावेरिएंट में इंडेक्स ऊपर। जिनमें एक एक इंडेक्स होता है वो वेक्टर कहलाते हैं, और जब डबल इंडेक्स हो जाता है तो वो टेंसर बन जाता है। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही मैं कर दूंगा, डिस्टेंस इसकी यही रहेगी, तो यहां u इक्वल मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो इसका भी यही आएगा GIJ, इसमें IJ ऊपर आएगा, और VIVJ। आप इन दोनों का वर्क कर देंगे तो बुक जैसा मिल जाएगा। मैं थोड़ी जगह में ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं मेरे बच्चों, ठीक है। आइए, इसके बाद अब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर देखेंगे आखिर होता क्या है। चलिए, ये सब 100% इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कि मैंने वहां आपको समझाया था, और दोबारा भी वहां हिंट देके बताऊंगा, तब कम से कम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसी को हम लेते हैं, हम जानते हैं we have ds स्क्वायर इक्वल टू GIJ dxi dxj, इसी को लिख दिया है। अब मुझे तो यूनिट बनाना है, तो ds स्क्वायर की पूरे में डिवाइड कर देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, दिस इंप्लाइज, इसकी जगह पे तो 1 हो गया, GIJ dxi अपॉन ds और dxj अपॉन ds, ये हो गया। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, या तो dxi अपॉन ds ले लीजिए, या dxj अपॉन ds ले लीजिए। इसको क्या बोलेंगे वो देखिए। इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, dxi अपॉन ds इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे, dxi अपॉन ds इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। 1 में यहां लिखे देता हूं, क्योंकि वैल्यू कितनी आई थी यहां 1। इसी को हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहेंगे। कोई कर्व हो C और वो किसके अंदर हो, रेमानियन मैट्रिक Vn के अंदर, रेमानियन मैट्रिक स्पेस Vn के अंदर, जैसे कि ये बनाया है। यहां हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, उसका मान 1 हो, और ये S की जगह पे C लिख देते हैं, C इज द कर्व। क्लियर। आइए, तो ये बात लिख रहा हूं, आल्सो यहीं से लिखे देता हूं, आल्सो कॉल्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर।
टू सम कर्व C in Riemannian space Vn। तो बस ये क्लियर हो गया होगा, इसकी वैल्यू 1 है तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम आपको बताते हैं एसोसिएट वेक्टर आखिर होता क्या है। ये 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, जब चैप्टर हो रहा है तो उसकी हर जानकारी होनी चाहिए। एमसीक्यू में भी, या कोई आगे पीजीटी की तैयारी करें, सीएसआईआर नेट की करें, तो ये वहां बहुत यूजफुल है। ठीक है, आइए अब लेते हैं एसोसिएटिव वेक्टर। ये एसोसिएट वेक्टर लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो तो एसोसिएट वेक्टर, द इनर प्रोडक्ट ऑफ जी आई जे, इनर प्रोडक्ट ऑफ जी आई जे और एंड ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, ये मैंने ले लिया ए जे, तब ये ऊपर वाला तो इनर प्रोडक्ट है और एक मैंने ले लिया कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ए जे, इन दोनों की मल्टीपल, देन इन दोनों का मल्टीपल जी आई जे ए जे इज सेड टू बी एसोसिएटेड टू ए आई। ऐसे इन दोनों का क्या कहलाएगा, ये एसोसिएटेड है ए आई के साथ, दैट इज हम लिख सकते हैं ए आई इक्वल टू जी आई जे ए जे। अब यहां इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो भी लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, आइए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ अपर इंडेक्स, अपर इंडेक्स। देखिए ये लोअरिंग है और यहां इंडेक्स क्या है, अपर है। क्लियर। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं यहां आई को ऊपर लेता हूं ऐसे, तो यहां इनर प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगा लेकिन ये नीचे आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लोअरिंग की जगह पर राइजिंग हो जाएगा, द अपर इंडेक्स की जगह पर लोअर इंडेक्स। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, चलिए उसे भी लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये जो बता रहा हूं मैं, इससे काफी क्वेश्चन होंगे और वहां अगर ये बच्चों को नहीं मालूम तो वहां हर क्वेश्चन में गड़बड़ साबित होगी। आपको जानकारी नहीं है कि ये यहां से कैसे लिख दिया। आइए देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, यहां मैं वेक्टर के साइन नहीं लगाता, आप चाहे तो लगा सकते हैं, इज डिनोटेड बाई ए डॉट बी। अब ए डॉट बी को कितने टाइप से लिख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, वो देखिए। दैट इज ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं इस प्रकार, ए आई बी आई, या इसे ऐसे यहां आई इधर ऊपर ले लो बी आई, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी आई जे ए आई बी जे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी आई जे ए आई और बी जे। इसको बैलेंस बनाने के लिए कि ऊपर है तो दोनों नीचे जाएंगे, नीचे है तो दोनों ऊपर। अब आप कहीं में ए डॉट बी की जगह पर ये लिख सकता हूं, आगे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको,
इसकी जगह पे भी ये दोनों में से कोई सा लिख सकता हूं, इसकी जगह पे भी इन दोनों में से कोई सा लिख सकता हूं। इन सब का एक ही मतलब होता है, ए डॉट बी। जब ए डॉट बी होता है तो इसका मतलब सब ये इक्वल है, तो ये यूज होंगे कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर यहां बी की जगह पर ए कर दिया जाए, ए डॉट ए, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई ए आई ए आई ए आई जी आई जे ए आई ए जे जी आई जे ए आई और ए जे, इन सबको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। और इन सब का मतलब ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर, इसका मतलब भी हम ए स्क्वायर बना सकते हैं और इसका मतलब भी ए स्क्वायर। एक और देख लीजिए नोट, वो स्मॉल ए बी में लिख रहा हूं, बस नोट करके लिखे देता हूं यहां, जी आई जे ए आई बी जे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई बी आई, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई बी आई, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए डॉट बी। ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब मैं आपको बताने वाला हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप ध्यान रखेंगे ए डॉट बी की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं। वहां मैं टेंसर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ए की जगह पर यू यूज करूंगा और बी की जगह पर वी यूज करूंगा, ठीक है। और बस आपको इंटर, वो हाई स्कूल या इंटर में होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। आंसर तैयार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब बताते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट एक क्वेश्चन और एक थ्योरम देने वाला हूं, उसकी झलक भी आज ही दिखाऊंगा आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको जरूर मिलेगी 100%, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हमने ये 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी। जब दो वेक्टर दे रखे होते हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज, यहां से वैल्यू निकाल लो आप, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। ये हमने पढ़ा है। यहां ए और बी की जगह पर मैं दो वेक्टर लूंगा यू आई एंड वी जे, और उनके बीच में एंगल थीटा होगा। तब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर लिख रही है, कौन कौन से वेक्टर ले लिए, यू एंड वी, किस पर, एट पॉइंट ओ, और कहां लेंगे इसे, ऑफ ए रेमानियन लिख रहा है स्पेस वी एन। तब cos थीटा इक्वल u डॉट वी अपॉन नॉर्म ऑफ u मॉड, और ये v मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अभी मैंने a डॉट बी बराबर जी आई जे ए आई बी जे बताया था, ए बी की जगह पर यहां u भी है, तो ये बन गया cos थीटा इक्वल टू जी आई जे यू आई वी जे। इसका u की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर मैंने वहां ए स्क्वायर बोला था, ए भी बोल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू यही हो जाएगी जी आई जे यू आई वी जे, और इसकी वैल्यू भी यही होगी जी आई जे यू आई वी जे। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन लेंगे। नोट, अगर हम एक बात बताते हैं आपको, यू आई और ये वी जे यदि ऑर्थोगोनल हो, इसका मतलब हुआ थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सब 0 में चला जाएगा, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये बात लिख रहा हूं, इफ यू आई एंड वी जे विल बी ऑर्थोगोनल, दैट इज ऑर्थोगोनल का मतलब है थीटा इक्वल
पाई बाई 2, इसका मतलब cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये 0 हो जाएगी तो ये सब 0 में चला जाएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी आई जे यू आई वी जे, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर हो गया? ये 3-4 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट थ्योरम और क्वेश्चन कौन से हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंडीशन that two vectors ai and bi be orthogonal। ये क्वेश्चन है, एक थ्योरम और देख लीजिए। एक थ्योरम, द नेसेसरी and sufficient condition that the two vectors वेक्टर ले लिए मैंने यहां लैम्डा और म्यू, किस पर? एट ओ पर, एट ओ, बी ऑर्थोगोनल इज क्या होगा? जी लैम्डा डॉट म्यू इक्वल टू 0। तो ये दो, एक क्वेश्चन और एक थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं आपको। और ये जितनी भी हमने आज बताई है छोटी छोटी डेफिनेशंस, ये सब मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।